नमस्कार, मैं शिवांगी। न्यूज लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे देश की संसद की। कुछ दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जो नई संसद है उसके शिखर पर अशोक स्तंभ की स्थापना की है, उसका अनावरण किया है। बताया जा रहा है कि इस अशोक स्तंभ की जो ऊंचाई है वो 6.5 मीटर है और इसका जो वजन है वो 9,500 किलो बताया जा रहा है। इसके जो शिल्पकार हैं वो हैं सुनील देवड़े और लक्ष्मण व्यास जी, जो आज हमारे साथ मौजूद भी हैं इस कार्यक्रम में। थोड़ा सा मैं बता दूं कि लक्ष्मण व्यास जी जो हैं वो राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। उदयपुर में महाराणा प्रताप हो, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, दिल्ली के बाहर जो आप हाथियों की प्रतिमाएं देखते हैं, ये सब उनके हाथों की रचना है, वही इसके शिल्पकार हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद लक्ष्मण जी, आपने समय निकाला और हमसे बातचीत करने के लिए आप आज यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से सरकार ने आपको अप्रोच किया और क्या इस मूर्ति को बनाने में पूरा प्रोसेस क्या था, वो थोड़ा हमें समझाएं। जी नमस्ते। पहले तो मेरा ये है कि ये जो मूर्ति जो बनी है ये 21 फीट इसकी हाइट है और ये इटालियन लोस्टवर्क प्रोसेस से बनी हुई प्रतिमा है। हमें ये इसका जो कास्टिंग का काम जयपुर में दिया गया था और जो मॉडल है वो टाटा द्वारा डिजाइनर से बनवा के दिया गया था। सबसे पहले इसका जो ये प्रोसीजर होता है, इसकी डाई लेके और ये मोमबत्ती से इसको बनाया जाता है। जी, और कितने कारीगर इसको बनाने में लगे और कितने दिन इसको बनाने में लगा? 40 लोगों ने मेरे स्टूडियो पे और दिल्ली की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे मिलके काम किया और समय हमें करीब 5 महीने का समय लगा, लेकिन करीब 50 दिन हमें वहाँ पे पार्लियामेंट में भी लगे। और जो 50 डिग्री की जो गर्मी थी, आपको पता है लास्ट महीने में बहुत गर्मी थी, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट की छत पे सबने, सिर्फ ये देश के लिए एक बड़ा काम है, इस जज्बे के साथ में सबने काम किया। और ये तबीयत भी खराब रही सब लोगों की, लेकिन फिर भी हमको ये लगा कि ये देश के लिए एक बड़ा काम है तो हमें करना चाहिए सर। जी, देखिए, खबर अभी तक आपको भी पहुंच चुकी होगी। जो मूर्ति बनी है इसकी कुछ आलोचनाएं भी हो रही हैं। जो विपक्षी दल हैं और विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि ये जो शेर की मूर्तियां हैं, इनकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो आक्रामक हैं, वो गुस्साए हुए दिखाई दे रहे हैं, मुंह बहुत खुला हुआ है, सीना चौड़ा है, दांत बाहर की तरफ निकले हैं, इस तरह की बातें भी बोली जा रही है। और आप तक भी ये बातें पहुंची होंगी कि किस तरह से इसकी आलोचना की जा रही है। इस पर क्या बोलेंगे? क्या सच में कुछ चेंजेस हैं इस मूर्ति में? देखिए, ये जो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उसी से लिया गया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को इस तरह का एक तो इतना बड़ा साइज के अंदर 21 फीट में इससे पहले अशोक स्तंभ देखा नहीं था। दूसरा ये है कि जिस एंगल से इसको दिखाया जा रहा है नीचे से, तो उसमें ये एक अलग एक्सप्रेशन आ रहा है, लेकिन जब आप उसको सामने से देखेंगे तो इस तरह का कोई भी आपको नहीं लगेगा। और रही बात पार्टियों की, तो हम तो कलाकार हैं, मैं इन चीजों में ज्यादा हम जानना नहीं चाहते। हमने एक अच्छा काम किया, गुणवत्ता के साथ में काम किया। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब आप मूर्ति को नीचे से देखते हैं तो वो इस तरह से दिखाई देती है, लेकिन जब आप उसको पैरेलली देखते हैं तो वो बिल्कुल सारनाथ का हूबहू वो वैसे ही दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये जो आप देख रहे हैं, जिस तरह के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं शिल्पकारों पे, आप लोगों के ऊपर, कि जानबूझ के जो है वो इसके साथ छेड़छाड़ की गई है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अपना अपना नजरिया होता है, जो जो जैसे देखेगा उसको उस तरह से दिखेगा। तो ये इतना बड़ा स्कल्पचर पहली बार देखा है, तो शायद सबको ऐसा, क्योंकि प्रोपोर्शनेट हर चीज बढ़ जाती है। अगर ये 50 फीट का होता तो और बड़ा लगता, क्योंकि 50 फीट में दांत भी ज्यादा दिखते, चेहरा भी दिखेगा। अगर आप छोटा करके देखते हो, इसको अगर कंप्यूटर में अगर इसको छोटा करके देखेंगे तो बिल्कुल ये सारनाथ के जो है वैसा ही लगेगा। थोड़ा सा सर इसके प्रोसेस के बारे में मैं और जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि इसको बनाने के लिए कई मेजरमेंट्स लिए गए और उसके बाद काफी इसका हेक्टिक प्रोसेस था। थोड़ा मैं ये जानना चाहूंगी, क्या इस दौरान आप लोग हिस्टोरियन से भी मिले थे, हेरिटेज डिपार्टमेंट आर्किटेक्चर के लोगों से भी मिले थे? उन्होंने क्या आपसे मीटिंग की थी इसे बनाने से पहले? सरकार के साथ आपकी कोई मीटिंग हुई? देखिए, यहाँ पे काम दिया गया टाटा प्रोजेक्ट के जो टीपीएल है उसके द्वारा दिया गया था। और आप ये मानिए कि भारत की संसद पे ये अशोक चिन्ह लगा है, तो क्या कोई छोटी बात थोड़ी हो सकती थी कि कितने डिजाइनर, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, तब जाके इसको फाइनल किया गया होगा। एक एक चीज पे मॉनिटरिंग हो रही थी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने आंख बंद करके इसको बना दिया।
इस पे पूरा टाटा कंपनी का और पूरा से हर चीज का एक एक मॉनिटरिंग थी इसमें। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरह का कोई कोई कमी या कोई रह गई हो, क्योंकि इतना बड़ा साइज है इसका, इस वजह से ये सबको इस तरह से लग रहा है। इससे पहले किसी ने इतना बड़ा साइज में देखा नहीं है और लगा भी नहीं है। सर, मैं आपके थोड़ा व्यक्तिगत अनुभव के बारे में भी जानना चाहूंगी। जब आपको ये ऑफर किया गया था कि देश की सबसे बड़ी जो संसद है, जिसे माना जाता है, उसके लिए आपको इस तरह का अशोक स्तंभ तैयार करना है, जब आपको ये बात पता चली तो आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है और आपको कैसा महसूस हो रहा था उससे? देखिए, भारत की संसद पे लगने की जब बात आई तो खुद को एक इतना लगा कि मतलब आज लगाने के बाद तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब ये तो जब उन्होंने मुझे बोला उस टाइम तो एक ऐसा था कि भारत की संसद पे लगाना है तो किसी भी तरीके की कोई भी समझौता ना हो, वो चाहे गुणवत्ता को लेके चाहे किसी क्वालिटी को लेके कोई भी चीज पे, और मतलब बेस्ट जितना, क्योंकि इसको पूरी दुनिया देखेगी। तो उस हिसाब से कि हमें अब हमारी तरफ से हमने कोई ऐसा कोई भी कमी या त्रुटि नहीं छोड़ी हमने कि कोई भी इस पे सवाल उठे कभी भी। और जब सर ये सवाल उठ रहे हैं आप लोगों के ऊपर, आपकी कला के ऊपर, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, जिनको क्रिटिसाइज करना होता है वो उनका एक वो उनका नजरिया है, वो करते रहेंगे। उससे कोई, हम कलाकारों से कलाकारों की प्रतिमाओं को तो ऐसे, लेकिन ये सारनाथ का जो है उसको कॉपी किया गया है, अगर इसको छोटा करेंगे तो सेम वही लगेगा। तो इसलिए ये विवाद है ही नहीं, कोई भी इस तरह का कोई हो ही नहीं सकता कभी भी। सर, एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगी कि अभी हमने कोविड का समय भी देखा था, तो तमाम जो शिल्पकार हैं, जो जो मूर्ति बनाने वाले हैं, उनका काम चला गया था। बहुत मुश्किल समय से उनको गुजरना पड़ा था, और देश में हम देखते भी हैं कि शिल्पकारों की जो हालात है, जो मूर्तिकारों की जो हालात हैं, वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। आर्थिक तंगी में उनको अपना समय निकालना पड़ता है। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे बतौर शिल्पकार की? क्या आपने कभी आप तो नरेंद्र मोदी जी से भी मिले होंगे, क्या आपने उनसे इस बात का जिक्र किया कभी? देखिए, ये जो कोविड का समय था, खासकर कलाकारों के लिए तो काफी कठिन समय था, सभी कलाकारों के लिए। जो चाहे कोई पेंटिंग करते हो, चाहे वो स्कल्पचर करते हो, कोई भी है, चाहे थिएटर वाले भी हैं, सभी कलाकारों के लिए ये समय तो कठिन रहा ही है। और सरकार ने भी समय समय पे सभी जगह पे मतलब इस तरह से कलाकारों का सहयोग भी किया है। और अब धीरे धीरे समय सही हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अब आगे बेहतर होगा। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप इस मूर्ति को तैयार कर रहे थे, तो उससे पहले क्या आप खुद सारनाथ गए थे इसको देखने के लिए, या फिर आपको पहले से डिजाइन दे दिया गया था? देखिए, मैं सोमनाथ तो गया हूँ पहले, लेकिन ये पार्ट डिजाइन करने वाला पार्ट मेरा नहीं था। मुझे मेटल में कास्टिंग करके और वहां पे इंस्टॉल करके और स्थापित करने का काम मेरा था पूरा। डिजाइनिंग का काम मेरा नहीं था, इसलिए मुझे सिर्फ कास्टिंग तक था ये। और सर, इसको पूरा बनाने में कितना कितना खर्चा आया होगा? देखिए मैम, खर्चे का तो मैं इस तरह से नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये है कि एक जो भी होता है वो रहता ही है इसमें। सर, मैं थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानना चाहूंगी कि आपको इसमें इंटरेस्ट कैसे आया? बचपन में मैं जब छोटा था तो मैं एक राजस्थान के एक शहर है, छोटा गांव है नौहर, वहां से बिलोंग करता हूं मैं। लेकिन वहां पे राजस्थान में आपको पता है मिट्टी के धोरे होते हैं, तो जब बारिश आती है तो मैं दौरों पे जाता था, मंदिर मंदिर बनाता था मिट्टी में। तो घर वालों को लगा कि ये ज्यादा इस तरह में काम करता है। तो मेरे पिताजी एक शिक्षक थे, तो उनको लगा कि मुझे 12th के अंदर फाइन आर्ट दिलाई उन्होंने। और उसके बाद फिर मुझे उन्होंने ही, वो चाहते थे कि मैं एक लेक्चरर बनूं आर्ट फील्ड में ही। लेकिन फिर मुझे जयपुर भेजा उन्होंने, और जयपुर भेजने के बाद फिर ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से सब कुछ होता रहा। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपको पहला कौन सा मिला था, उसके बारे में थोड़ा बता सकते जी, मेरे लिए सारे प्रोजेक्ट बड़े ही होते हैं। इससे पहले मैं दिल्ली एयरपोर्ट जो T3 है उस पे जो एलिफेंट लगे हैं वो मैंने किए हैं। उदयपुर के अंदर जो 57 फीट के जो महाराणा प्रताप जो लगे हुए हैं वो किए हैं। बाघा बॉर्डर पे जो श्याम सिंह अटारी की प्रतिमा है। तो इस तरह से देश के अंदर करीब 300 प्रतिमाएं मैं मतलब पहले बना चुका हूँ। हैं? और सर, पहली आपकी सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी थी?
जी, बाघा बॉर्डर पे जो श्याम सिंह अटारी की लगी है अमृतसर में, वो मेरी सबसे पहली बड़ी प्रतिमा है। सर, उसका अगर आप थोड़ा अनुभव बता सकते, कितना मुश्किल था इस तरह की प्रतिमा बनाना, क्योंकि यहाँ पर देश का सवाल भी आ जाता है। जी, हर बड़े काम में चैलेंज होता ही है, आगे से आगे। जब मैंने वो बाघा बॉर्डर वाला किया तो वो चैलेंज लगा। उसके बाद जब फिर 57 फीट की प्रतिमा प्रतिमा की तो वो छोटा लगा, लेकिन ये बड़ा लगा। लेकिन जब ये पार्लियामेंट का सवाल आया कि पार्लियामेंट पे लगाना, तो अपने आप को ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि इसको पूरी दुनिया को देखना है। और जो आज सवाल उठ रहे हैं, तो ये हमें पता था कि कुछ भी सवाल उठ सकते हैं कभी भी। इसलिए हमने हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई गुणवत्ता में, क्वालिटी में कहीं भी कमी नहीं छोड़ी। जी सर, मैं आखिरी सवाल पूछूंगी कि उस दिन जब पूजा अर्चना हो रही थी मूर्ति की, जब स्टैचू का अनावरण हो रहा था, तो वहाँ ओम बिरला जी भी मौजूद थे, आप लोग भी वहां पर मौजूद थे क्या? जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी जब आए थे पार्लियामेंट में, तो उन्होंने हमसे ही मुलाकात की थी। जो 20 लोगों की जो एक टीम बनाई थी पूरी, उनमें से मैं एक मूर्तिकार था, और बाकी जो लोग थे जिन्होंने और भी पार्लियामेंट में काम किया है, सिविल जो वर्क के लोग थे। तो मेरे से भी उन्होंने पूछा, आप कहाँ से हैं, और आपने अच्छा बनाया, आपको बहुत बहुत बधाई। तो उसके बाद फिर वो ऊपर गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल होता है। ऊपर जाने के बाद फिर क्योंकि वहाँ पे सीमित लोगों को ही जाना था, उसके बाद नीचे जो जहाँ राज्यसभा बनी है, उसके ऊपर एक बैठने की व्यवस्था थी सबकी। तो उसके बाद हमें ऊपर बुलाया गया। धन्यवाद लक्ष्मण जी। उम्मीद है कि दर्शकों को उनके सवालों के जवाब भी मिल चुके होंगे, और खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।